कैसे हो आप लोग सब। आज फिर एक नई वीडियो में हम आए हैं। आज का हमारी जो वीडियो है आईफोन 14 है। ये हमारे पास रिसीव हुआ, एक भाई ने भेजा है रिपेयरिंग के लिए, कुरियर के थ्रू भेजा है। उन्होंने बताया है कि ये फ़ोन चलते चलते अचानक से बंद हो गया था और किसी टेक्नीशियन को दिए थे बनाने के लिए। उस टेक्नीशियन ने ट्राई किया मदरबोर्ड को, लेकिन फिर उसने बोला नहीं, ये रिपेयर नहीं हो पाएगा। फिर वो हमारे पास भेजे हैं, हम देखते हैं, डायग्नोस करते हैं कि रिपेयरर ने कितना काम किया है, क्या काम किया है और क्या फ़ॉल्ट है, क्या फ़ॉल्ट नहीं है, और कैसे स्टेप बाय स्टेप डायग्नोस करेंगे। ये सारा कुछ इस वीडियो में है। ये वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है। ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड वॉइस ओवर मैं बाद में कर रहा हूँ, लेकिन ये रिकॉर्ड वीडियो मैंने किया था। ये वीडियो काफ़ी लंबी है, 2.5 घंटे की वीडियो है, 2 घंटे 20-21 मिनट की वीडियो है। लेकिन एक भाई का मुझे मैसेज आया था, उन्होंने बोला था कि सर आप है ना डिटेल में एक वीडियो डालो जिसमें CPU स्वैप कैसा करते हैं, CPU कैसा रिबोलिंग करते हैं, क्या करते हैं, इसकी सारी मतलब छोटी से छोटी डिटेल, एकदम ऐसी डिटेल कि अगर मेरे पास फीस नहीं है, मैं कहीं नहीं जा सकता कहीं ट्रेनिंग लेने के लिए, तो मैं आपकी वीडियो से ही सारा कुछ सीख जाऊँ। CPU रिलेटेड सारा कुछ, मतलब ऐसा नहीं कि डायग्नोस वगैरह, ओनली CPU कैसे निकालते हैं, क्या टेम्परेचर है, क्या नहीं है, इस वीडियो में सारा कुछ रहेगा। पहले तो हम चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो PCB को हम क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी पेस्ट वगैरह है। जिसने ट्राई किया था उसने फ्लक्स वगैरह ऐसे ही छोड़ दिया था, कुछ क्लीनिंग वगैरह नहीं किया था। तो हम सबसे पहले तो पूरा PCB को क्लीन करेंगे, उसके बाद में माइक्रोस्कोप से अच्छे से, हो सकता है अगर आपके पास यदि कभी ऐसे कंडीशन में फ़ोन आए तो आप क्या कीजिए, उसको जैसे आप मान लो एक फ़ोन को रिपेयर करने में 10 मिनट दे रहे हो, 15 मिनट दे रहे हो, कभी कभी किसी फ़ोन को रिपेयर करने में 2-3 घंटा 4 घंटा भी लग जाता है, कभी कभी किसी फ़ोन को रिपेयर करने में पूरा दिन भी लग जाता है, लेकिन फॉल्ट नहीं मिलता है। तो 4-5 घंटा किसी फ़ोन में बिगाड़ देते हो आप, कभी नहीं बनता है, ऐसी पैसी चेंज करते रहते हो। तो अगर मैं मेरा एक्सपीरियंस बोलूँ, मेरी सजेशन दूँ, तो आप क्या करो, एक ना 5 मिनट या उसके ऊपर 10 मिनट, आप सिर्फ 10 मिनट या 15 मिनट आप माइक्रोस्कोप में जूम करके, 100% जूम करके एक एक सेक्शन, एक एक कंपोनेंट, एक एक IC को बारीकी से देखो, सिर्फ देखो, इतनी अच्छे से देखो उसको ना, आपको फॉल्ट, इंशाल्लाह फॉल्ट मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, ये नहीं है कि आपको 100% फॉल्ट मिलेगा, लेकिन आपको चांसेस है कि 90-95% फॉल्ट आपको मिल जाए सिर्फ देखने से। कई बार क्या होता है, कोई कंपोनेंट जला रहता है, कोई कंपोनेंट, कोई IC जली रहती है, या कोई चीज़ पार्ट्स मिसिंग रहता है, डैमेज रहता है। तो ये चीज़ अगर आप प्रॉपर माइक्रोस्कोप में 5-10 मिनट प्रॉपर, ऐसा सिर्फ नीचे से ऊपर नहीं, प्रॉपर जूम करके एक एक चीज़ करेंगे तो आपको फॉल्ट इंशाल्लाह मिलेगा ही मिलेगा। अब देखो इस केस में क्या है, CPU ओवररेटेड दिख रहा है मुझे, क्योंकि CPU के बाजू से जो कंपोनेंट लगे हुए हैं उसमें से बॉल बाहर आए हुए हैं, इसका मतलब CPU ओवररेटेड है। देखिए यहाँ पर भी ऐसा कुछ लग रहा है कि शायद जला हुआ लग रहा है, लेकिन फ्लक्स ही है, जला हुआ नहीं है। यहाँ कुछ बॉल वगैरह अटकी है। देखिए कितना गंदा तरीके से इसको, मतलब फ्लक्स क्लीन भी नहीं किया है, और पावर IC का ऊपर का जो पतरा आता है वो भी निकला हुआ है। इसको भी पहले तो क्लीन करेंगे, क्योंकि जब तक मदरबोर्ड को क्लीन नहीं करेंगे ना, देखो ये IC भी टूटी हुई लग रही है, कॉर्नर से ये IC भी टूटी हुई है, ये कॉर्नर से टूटी हुई है एक IC। हार्ड डिस्क तो निकली हुई नहीं है, नन नहीं निकली हुई है। इसको भी बिना PCB क्लीन किए हुए ना समझ में नहीं आएगा कि मतलब कहाँ से इसको डायग्नोस करें, क्या स्टार्ट करें, क्योंकि फ्लक्स इतना भरा पड़ा है, कोई कंपोनेंट हो सकता है हवा में रहे। इसको भी पहले क्लीन कर लेते हैं, क्लीन करने के बाद में फिर अब आगे बढ़ेंगे। प्रोसीजर अगर आप देखो इस फ़ोन को, अब इस फ़ोन की बूटिंग कितनी है कि DC पे हाई करंट कंजप्शन है, लो करंट है, लो बूटिंग है, हाई बूटिंग है, क्या है, कुछ अता पता नहीं। सबसे पहला हमारा काम है सिर्फ क्लीन करना। क्लीन मतलब इतना क्लीन कि कोई भी पेस्ट, फ्लक्स वगैरह, या तो कहीं कोई PPD वगैरह पड़ी हो तो वो सारी की सारी क्लीन हो जाना चाहिए। क्लीन करने के लिए एक और ऑप्शन है कि आप ये RL1000 एक थिनर आता है रिलाइफ का, RL1000, वो यूज़ करो, उससे क्लीनिंग काफ़ी अच्छी खासी होती है।
दूसरा, अब जब मदरबोर्ड पे जब आप थिनर या ब्रश वगैरह कर रहे हो तो आप क्या करो, उसके ऊपर ना एक कॉटन रख लो, जो कॉटन आता है ना डिस्प्ले वगैरह क्लीन करने के लिए, वो कॉटन रखने के बाद ब्रश मारो उसके ऊपर तो काफ़ी अच्छा क्लीन होएगा। पर क्लीनिंग मस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो जिस हिसाब से इतना फ्लक्स है, कोई कंपोनेंट हवा में रहेगा क्या रहेगा कोई आइडिया नहीं है। इसके लिए सबसे पहला काम है क्लीनिंग, अच्छे से क्लीनिंग। अभी फ़िलहाल तो मैं पेट्रोल यूज़ कर रहा हूँ। ये वीडियो में आपको एकदम मतलब सारा कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। अगर हो सकता है कि अगर वाकई में कोई वीडियो ये पूरी देखे, जो भी 2 घंटा 20 मिनट की वीडियो है, क्योंकि मुझे भी वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लग गया। वीडियो का लेंथ भी कम से कम लगभग 10 GB के आसपास की वीडियो है ये अपलोड करने में। लेकिन इसमें इतनी डिटेल दे दूंगा कि CPU आपको किस टेम्परेचर पे निकालना है, मदरबोर्ड क्लीन करना है तो किस तरह से कौन सा फ्लक्स अप्लाई करना है, मैंने कौन सा फ्लक्स यूज़ किया है, 138 यूज़ करना है, 148 यूज़ करना है, 183 यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, सारा कुछ। सबसे पहले तो PCB क्लीन करते हैं और फिर देखते हैं। पहले PCB तो क्लीन हो गया है। अब माइक्रोस्कोप में जो मैंने आपको कहा था कि मतलब एक 2 मिनट या 3 मिनट 5 मिनट इसको अच्छे से देखिए। ऐसा अगर आप ऊपर एक कॉटन का कोई कपड़ा रखे फिर उसके बाद में अगर पेट्रोल का ब्रश मारते हैं तो मदरबोर्ड अलग ही शाइनिंग करने लगेगा। जितना भी डस्ट है वो सारा का सारा इस कपड़े में आ जाएगा और आपका मदरबोर्ड पे जरा सा भी कहीं भी फ्लक्स पेस्ट वगैरह जरा भी नहीं रह पाएगा। इसलिए बोल रहा है ये वीडियो इतनी डिटेल में रहेगी ना कि अगर आप वीडियो को पूरा देखें तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या करना है। देखिए मैं अभी बता रहा हूँ, ये वीडियो में मैंने CPU रिवॉल्व किया था। CPU रिवॉल्व करने के बाद में भी फ़ोन हाई बूटिंग पे था, तो फिर मैंने पावर IC रिवॉल्व किया था। उसके बाद में भी फ़ोन नहीं चल रहा था, तो जो IC टूटी थी IC डाले हैं, कॉइल डाले हैं, बहुत कुछ है, लेकिन सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप है। मैं इसके लिए अभी से कह रहा हूँ क्योंकि अब मैं इस पर वॉइस ओवर कर रहा हूँ। वीडियो के साथ में वॉइस रिकॉर्डिंग करना ये थोड़ा पॉसिबल कम रहता है, क्योंकि बीच बीच में कस्टमर वगैरह आ जाते हैं, उनके वॉइस रिकॉर्ड हो जाती है, जिस वजह से। अभी देखो क्लियर, एकदम अच्छे से क्लियर हो चुका है। क्लियरिटी एकदम अच्छे हो गया। अब हम माइक्रोस्कोप में क्या करेंगे, एकदम अच्छे से जूम करके एक एक पार्ट देखेंगे। देखो जिस भी टेक्नीशियन के पास ये फ़ोन गया था उसने ओवरहीट कर दिया PCB को। PCB कुछ ज़्यादा ही ओवर हीटिंग हो गई है। तो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो अगर स्टेप है तो क्या है, आई स्कैनिंग कहते हैं इस स्टेप को। आपको अच्छे से पूरे PCB पे देखिए, कॉइल देखो टूटी हुई है, इसीलिए कह रहा था कि आई स्कैनिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखो कॉइल सिर्फ टूटी हुई रखी हुई है। अब ये जो कंडीशन है PCB की, ये PCB अगर देखा जाए तो वाकई में बनने लायक नहीं है, क्योंकि देखो कॉइल टूटी हुई है, पावर IC के साइड से कंपोनेंट से पूरे बॉल बाहर हुए हैं, और जो CPU है CPU भी उसके भी साइड में जितने कंपोनेंट लगे उसमें से भी बॉल बाहर आए हुए हैं। लेकिन अभी देखो स्वैप ठीक है, स्वैप क्या है, PCB अगर मान लो कि PCB ब्रोकन ही हो जाए, रिपेयर के चांसेस ना रहे, तब ठीक है स्वैप। लेकिन इसको हम स्वैप ना करते हुए हम इसी बोर्ड को रिपेयर करने का ट्राई करेंगे। भले ही इसमें ज़्यादा काम किया हो, क्या काम किया हो, क्या क्या काम किया हो, कोई नहीं, हम पूरा इसको स्टेप बाय स्टेप डायग्नोस करेंगे और देखेंगे कि क्या फॉल्ट क्या आता है। देखो यहाँ से भी IC चार्जिंग IC है, ये भी यहाँ से कॉर्नर से टूटी हुई है।
अभी तो एक कॉइल टूटा मिला है, चार्जिंग है, एक सिल्वर कलर की ऐसी वो भी टूटी, सिल्वर ऐसी भी टूटी हुई थी, चार्जिंग ऐसी भी कॉर्नर से टूटी हुई है। अब ये देखना है कि कहीं कोई कंपोनेंट, कहीं कोई बॉल जो शोल्डर बॉल रहते हैं वो कहीं ज्वाइंट तो नहीं है किसी कंपोनेंट से, क्योंकि पीसीबी पूरा ओवर हीटेड पीसीबी है। ये जिस टेक्नीशियन के पास गया था उसने तो सीधा हाथ कर खड़े कर दिया कि मुझसे रिपेयर नहीं हो पाएगा। और जिन्होंने मुझे भेजा भी है उन्होंने भी मुझे पहले बोला है कि सर इसका डाटा बैकअप चाहिए, डाटा इम्पोर्टेंट है, और दूसरा आप इसको स्वैप करने का जो चार्जेस रहेगा आप ले लीजिए, लेकिन इसको स्वैप करके चालू करके दीजिए। तो कोई नहीं, हम पहले इसी को ट्राई करते हैं, अगर बन गया तो अच्छी बात है, नहीं बना तो स्वैप देखेंगे। फिलहाल तो इसको मस्ट ट्राई करना ज़रूरी है, फर्स्ट ट्राई करना बहुत ज़रूरी है। देखो हर जगह पूरे बोर्ड में सिर्फ फ्लक्स ही फ्लक्स है, हर जगह फ्लक्स है। इतना क्लीन करने के बाद में भी शोल्डर बॉल और फ्लक्स मुझे दिख रहे। ये देखिए फ्लक्स, देखिए यहाँ पर कितना फ्लक्स भरा हुआ है। चलो क्लीन कर लेते हैं इसको भी। क्लीनिंग बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है क्लीनिंग प्रोसेस। फोर्टीन में जो बोर्ड आते हैं उसमें जो लोअर पीसीबी है, लोअर पीसीबी में आपका जो मेन सीपीयू लगा हुआ है, मास्टर कह लो, वो में लोअर बोर्ड में उसमें लगा हुआ है। अपर बोर्ड में इन्होंने मॉडेम डाला है, जहाँ पे है बेसबैंड सीपीयू है, वाईफाई है, बेसबैंड ईप्रोम है। और बाकी जो लोअर बोर्ड है इन्होंने पूरा उल्टा ही रखा है। जैसे कि लोअर बोर्ड में हमेशा हम देखते हैं कि मॉडेम आईसी वगैरह रहती है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, लोअर बोर्ड में मेन सीपीयू, हार्ड डिस्क, एनएफसी, पावर आईसी सारा कुछ डाला है। देखो सबसे पहले तो ये जो कॉइल टूटी हुई थी, हम क्या करते हैं, इसको ये कॉइल चेंज करते हैं, दूसरी डालते हैं, क्योंकि जो पार्ट मिसिंग है, अगर मान लो कि चलो मैंने अगर अभी फ़ोन को अगर मैं जो डीसी एम्पियर मीटर है उस पर चालू भी करूं तो हो सकता है फ़ोन हाई बूटिंग ले, लो बूटिंग ले, लेकिन क्या है क्या नहीं ये कंफर्मेशन भी नहीं हो पाएगा डीसी से, क्योंकि कंपोनेंट ही पूरे नहीं है, मेन कॉइल ही पूरी नहीं है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले ये कॉइल को ना कॉइल चेंज करते हैं। जो कॉइल इसमें ओरिजिनल लगी हुई है हम दूसरे बोर्ड से निकाल के एक कॉइल डालते हैं। जो कंपोनेंट की कमी है वो कंपोनेंट पहले पूरा करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए जो हमने कॉटन रख के ब्रश मारा था तो अभी मदरबोर्ड की क्लैरिटी कितनी बढ़ गई है, एक भी फ्लक्स नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा। अब इसमें कॉइल डालेंगे, जो कॉइल डैमेज थी। ये कॉइल डालते हैं। क्योंकि अगर एक बार कोई कैपेसिटर रहता तो ग्राउंड से कनेक्टेड रहता तो हो सकता है हम उसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये कॉइल है तो ये तो अगर नहीं रहेगी तो आपका फ़ोन तो ऑन होना बहुत मुश्किल है। जिस वजह से इसको तो हमको जो भी इसकी वैल्यू की कॉइल है सेम वैल्यू ही वहाँ पे लगानी पड़ेगी कॉइल।
वीडियो में जानबूझ के इसको स्पीड नहीं कर रहा हूँ, फास्ट नहीं कर रहा हूँ। ये हो सकता है कई बंदे हैं ऐसा परेशान रहे कि मुझे मतलब पावर एसी के बाजू में कॉइल है, ये लगाने में पावर एसी पंचर ना हो जाए, या क्या तरीका है कॉइल लगाने का। या मान लो कि आपके पास ओके एंटिटी आ गया, खाली गिरा हुआ कोई कॉइल टूटी हुई है और आप लगाने गए तो पीछे से सीपीयू से बॉल बाहर आ जाए या पावर एसी से बॉल बाहर आ जाए, तो क्या तरीका क्या है, इसको क्या करेंगे हम यहाँ पर, तो वो सारा भी एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो कॉइल आपको टूटी हुई मिल गई, तो आप क्या करो, यहाँ पर 138 या 148 पहले अप्लाई कर लो, हल्का हल्का सा आयरन से 138 या 148 अप्लाई कर लो। उसके बाद में आप टेम्परेचर कम रखो, 280, 250, 280 या 300 के समथिंग रखो, उसके ऊपर टेम्परेचर मत रखो। जो आपकी हॉट एयर की नोज़ल है वो नोज़ल आप थोड़ी छोटी यूज़ करो, बड़ी नोज़ल यूज़ ना करो। अब ये जो दूसरा बोर्ड मैंने लिया हूँ, इसमें शील्ड निकालनी पड़ेगी कॉइल निकालने के लिए। ये हमारा स्क्रैप बोर्ड है जिसमें से कॉइल निकालना है। शील्ड निकालते हैं इसका, क्योंकि अभी हमको कॉइल की वैल्यू पता नहीं है कि क्या वैल्यू है, नहीं तो फिर हम ज़रूरी नहीं कि हम 14 के बोर्ड से नहीं, किसी और बोर्ड से भी डाल सकते थे वो कॉइल, अगर हमको वैल्यू पता रहती तो। कॉइल टूटी हुई थी, इस वजह से हमने क्या कर रहे हैं, हम सेम ही कॉइल डाल रहे हैं वहाँ पे। ये वीडियो मैं वैसे अपलोड करने वाला भी नहीं था, पर एक बंदे का मैसेज आया था मुझे, बोला सर आपने पहले एक वीडियो डाले थे एक्सेस मैक्स की, मैंने एक वीडियो डाला था जो मैंने CPU स्वैपिंग किया था, तो सॉरी 12 की वीडियो थी जिसमें मैंने बोर्ड स्वैप किया था। तो उन्होंने मुझे मैसेज किया और बोला सर आपने तो क्या किया, वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड में कर दिया, एक्चुअल में तो हमें पता ही नहीं लगा कि अगर हम स्वैप करने बैठ रहे तो हमारे को कितना टाइम लग रहा है और क्या क्या स्टेप है। आपने तो वीडियो फास्ट फॉरवर्ड में करके जो 2 घंटे की वीडियो थी वो 15-20 मिनट में ख़त्म हो गई, उसमें तो कुछ समझ में नहीं आया कि क्या टेक्निक यूज़ करे, क्या टेक्निक यूज़ किए। तो बोले सर देखो जिसको ज़रूरत है वो पूरी वीडियो देखेगा, आप प्लीज़ मेरे लिए अपलोड कीजिए पूरी वीडियो, मैं 2.5 घंटा क्या 3 घंटा भी वीडियो पूरी देखूँगा, लेकिन इस वीडियो से मुझे बहुत कुछ सीखने मिलेगा। देखो मैंने क्या किया वहाँ पे, सबसे पहले मैंने जो डी शोल्डर वायर था उससे हल्का हल्का वहाँ पे शोल्डर लगा दिया। उसके बाद में देखो मेरी नोज़ल बहुत पतली नोज़ल है, 4 mm की नोज़ल है, 4 mm कुछ ज़्यादा ही पतली होती है। ये जानबूझ के वहाँ पे 4 mm यूज़ कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे 10 mm 8 mm यूज़ नहीं करना है, उससे क्या हो सकता है आपकी पावर हो सकता है कि पंचर हो जाए, बॉल बाहर आ सकते हैं, इसके लिए मैंने 4 mm यूज़ कर रहा हूँ वहाँ पे। ये कॉइल लग गई हमारी। अब देखते हैं कोई और कॉइल तो हमारी टूटी वगैरह तो नहीं है, वो भी कंफर्म करना है। अच्छा कोई कॉइल ब्रेक है, नई ब्रेक है, आप कैसे कंफर्म करेंगे, आप क्या करो कॉइल पे ट्यूज़र रख के ना उसको थोड़ा सा प्रेशर करो, अगर कॉइल हिलने लगे तो समझ लेना वो कॉइल इंटरनली ब्रेक है, अगर कॉइल नहीं हिले तो समझ जाना कि आपकी कॉइल ओके है, टूटी हुई नहीं। अब ये VDD मेन पे कॉइल लग गई है, बाकी हमारा सर्किट और को कुछ मिसिंग पार्ट था नहीं, बस IC टूटी थी। कोई नहीं, अभी हम क्या करेंगे DC एम्पियर DC जो मीटर है उस पर क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे कि हमारे फ़ोन की बूटिंग क्या है, हाई है, लो है, क्या नहीं, वो चेक करेंगे। ये VDD मेन का पॉइंट है, इस पर मैं DC का एक वायर जंपर कर रहा हूँ 4.2 वोल्ट और एक मैं ग्राउंड दे दूंगा और ऑन ऑफ को प्रेस करके देखूंगा। ये ओनली लोअर बोर्ड तरीका है, खाली लोअर बोर्ड आपको ऑन करना है, कैसे ऑन करना है। ये वीडियो मैंने पहले भी फेसबुक पे डाली थी कि कैसे ऑन करना है, यहाँ पे हो सकता है थोड़ी और डिटेल मिल जाए आपको, लाइव चेक ही कर लेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। ग्राउंड यहाँ पर मैंने पकड़ दिया, कोने में जो ग्राउंड था वहाँ पे मैंने दे दिया। अब जो लोअर बोर्ड में 3 नंबर सेकंड जो लाइन की 3rd नंबर जो पिन है, 3rd नंबर पिन को आपको ग्राउंड से शॉर्ट करना है, वो ऑन ऑफ के लिए यूज़ होती है। वो जो 3rd नंबर है, देखिए सेकंड लाइन में 3rd
थर्ड नंबर को ग्राउंड करेंगे और बूटिंग चेक करेंगे कि बूटिंग क्या है। बूटिंग मैं आपको स्क्रीन पे दिखा नहीं पा रहा क्योंकि वो मेरा मीटर ऐड नहीं है। बूटिंग ये जा रही है 600 पार हो रही है, इधर 700 700 800 700 800 बूटिंग जा रही है, डायरेक्ट बूटिंग जा रही है 700 800। ये इसके लिए जा रही है कि जो पावर आईसी से बॉल बाहर हाई बूटिंग पे फ़ोन चला गया है ये, क्योंकि पावर आईसी और सीपीयू दोनों से ही बॉल बाहर है। सीपीयू के पास से सारे बॉल बाहर है कंपोनेंट पे, और पावर आईसी के भी पास से भी सारे बॉल बाहर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये सीपीयू रिवॉल्व मारना पड़ेगा। हम पहले पावर क्यों नहीं रिवॉल्व मार रहे, पहले सीपीयू क्यों रिवॉल्व मार रहे। ये भी एक स्टेप है। चाहता तो मैं क्या करता था, सबसे पहले पावर रिवॉल्व मारता था, लेकिन पावर ना रिवॉल्व मार के सबसे पहले सीपीयू रिवॉल्व मार रहे। क्यों? क्योंकि मान लो अगर मैं पहले पावर निकाल लूँ मैं, तो मैं ये नहीं कंफर्म कर सकता हूँ कि मेरी सीपीयू की आप बूटिंग क्या आ रही क्या नहीं आ रही, क्योंकि पावर रहेगा नहीं, वीडीडी मेन बनेगी नहीं, तो डीसी मीटर पे आपकी सीपीयू की बूटिंग क्या है क्या नहीं पता ही नहीं चलेगा। तो स्टेप क्या है कि आप सबसे पहला सीपीयू निकालो। सीपीयू को निकालने के बाद में आप डीसी में से चेक करो कि अब आपकी पावर की बूटिंग कितनी है। तो आपकी पावर की बूटिंग नॉर्मली आएगी, 14 सीरीज़ है, तो आपकी नॉर्मल लगभग 14-15 मिली एम्पियर तक का आपकी बूटिंग जाएगी। हो सकता है 20 मिली एम्पियर भी ले वो। ओनली पावर, जिसमें सीपीयू नहीं लगी है, हार्ड डिस्क नहीं लगी है, कुछ नहीं लगा है, ओनली पावर आईसी लगी हुई है, तो उसकी बूटिंग जाती है 14 से 15 मिली एम्पियर के आसपास वो बूटिंग लेगा। तो इसका मतलब आपकी पावर ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, साइड ग्लू कटिंग कर रहे हैं। ये टेम्परेचर मेरा रखा है 280 टेम्परेचर है, और एयर है 50। 280 का टेम्परेचर है और एयर है 50। इस पर मैं अभी सीपीयू के साइड की ग्लू कटिंग कर रहा हूँ। ब्लेड यूज़ कर रहा हूँ, 11 नंबर का ब्लेड यूज़ कर रहा हूँ। अभी देखो मैंने ये जो कॉनली ब्लेड आता है, कॉनली ब्लेड भी यूज़ किया हूँ। नहीं तो 11 नंबर मुझे बेस्ट लगता है, मैं ज़्यादातर 11 नंबर ही यूज़ करता हूँ। कोई नहीं, आपको जैसा जो अच्छा लगे आप यूज़ करो। साइड सीपीयू की साइड ग्लू कटिंग करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सीपीयू निकालेंगे। निकालने के बाद में हम बूटिंग चेक करेंगे कि पावर आईसी हमारी पंचर है कि पावर की बूटिंग क्या आ रही क्या नहीं आ रही। अगर बूटिंग नॉर्मल आई तो हम सीपीयू को रिवॉल्व करेंगे, अगर बूटिंग हाई आई तो फिर हम क्या करेंगे, पावर आईसी को भी रिवॉल्व करेंगे, लेकिन स्वैप नहीं करेंगे, इसी बोर्ड में ट्राई करेंगे करने की। देखते हैं। ग्लू कटिंग करने के लिए आप लोग क्या करो, टेम्परेचर तो मैंने बता दिया, 280 का टेम्परेचर है मेरा और 50 की एयर है। इसमें क्या है, आपका जो नोज़ल है, नोज़ल देखो सीपीयू के इस तरफ रहना चाहिए, कंपोनेंट के तरफ रहना चाहिए। इससे क्या होगा, ग्लू कटिंग बड़ी आसानी से हो जाएगा। अगर आपका नोज़ल सीपीयू के तरफ रहेगा तो ग्लू आपकी हार्ड कटिंग हो सकती है। हो सकता है कि अगर आप प्रेशर लगाओ तो कोई रजिस्टर सीपीयू के पास से निकल भी जाए। तो इसलिए क्या करो, देखो जो अब जो कंडीशन दिख रहा है, ये कंडीशन, ये मेरा ग्लू निकल चुका है, थोड़ा सा क्लीन करना है, इसके लिए मैंने इसको घुमाया हूँ। नहीं तो जितना हो सके ना आप नोज़ल को कंपोनेंट के तरफ ही रखो, जिसमें ग्लू कटिंग बहुत आसानी से हो जाएगी। देखो 11 नंबर ब्लेड में यूज़ कर रहा हूँ। 11 नंबर ब्लेड को ना ज़्यादा ज़ोर से नहीं चलाना है, नॉर्मल चलाना है। अब यहाँ पे ब्लोअर की जगह नहीं है उस साइड से, तो हमको इसी साइड रखना पड़ेगा। ये ग्लू हमारा ऑलमोस्ट क्लीन हो गया है। अब सीपीयू को हम निकालेंगे। सीपीयू रिमूव करेंगे हम 861D से, जिसका हमने नोज़ल निकाल लिया है। टेम्परेचर रखा है 340 और एयर रखा है 40। फिर से बोल देता हूँ, हमने 861D यूज़ किया है नोज़ल निकाल के। टेम्परेचर रखा है 340, एयर रखा है 40, और सीपीयू को उठाएंगे। एक पतली ब्लेड यूज़ की है सीपीयू को उठाने के लिए। बस सीपीयू उठाते टाइम पे आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको फोर्स नहीं करना है। सीपीयू उठाते टाइम पे आपको फोर्स नहीं करना है। अगर आप फोर्स करेंगे तो क्या होएगा, सीपीयू के ट्रैक डैमेज होंगे या स्किन डैमेज हो जाएगी।
अभी CPU ऑलरेडी देखो ओवर हीटेड है, साइड से पूरे बॉल वगैरह बाहर आए हुए, किसी ने इसको टेम्परेचर अच्छा खासा मारा है, पावर ऐसी का पतरा भी निकला हुआ था, सील निकली हुई थी, पावर ऐसी से भी बॉल बाहर है, CPU से भी बॉल बाहर है। ये जो टेम्परेचर है सेफ टेम्परेचर है। ऑलरेडी मैंने काफ़ी फ़ोन बनाए हैं इस टेम्परेचर पे, तो वही टेम्परेचर मैं आपको आज बता रहा हूँ। थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम थोड़ा भी अगर प्रेशर करेंगे तो CPU के ट्रैक हमारे 100% डैमेज हो जाएंगे। जब तक का प्रॉपर मेल्टिंग पॉइंट पे ना आ जाए, जब तक का ब्लेड को अंदर नहीं डालना है। हल्का हल्का चेक करते रहना ब्लेड को कि जा रही कि नहीं जा रही। और बिना माइक्रोस्कोप के निकालना है। मैं तो दोनों भी निकालता हूँ, माइक्रोस्कोप भी कभी यूज़ करता हूँ, कभी माइक्रोस्कोप नहीं भी यूज़ करता हूँ। अगर आपको थोड़ा और सेफ चलना है तो बिना माइक्रोस्कोप के निकालो। इससे क्या होगा कि जो हीट है ना वो एकदम प्रॉपर पूरे CPU को पड़ेगी। देखिए टाइम लग रहा है काफ़ी, लेकिन कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमारा टेम्परेचर कम है, हाई टेम्परेचर नहीं है। टेम्परेचर हाई कब होएगा? जब 350 के पार जाएगा वो। मान लो 370 380 पे अगर आप निकाल रहे हो CPU को, तो हो सकता है कि अगर टाइम ज़्यादा लगे तो आपका CPU का स्क्रीन डैमेज हो सकता है। लेकिन हमारा टेम्परेचर है, सेफ टेम्परेचर है, कम है। हमारे टेम्परेचर में अगर टाइम भी लग जाएगा, 1 मिनट भी लग गया तो कोई इशू नहीं है। 1 मिनट से ज़्यादा भी लग गया तो भी कोई इशू नहीं है। ये CPU निकल गया हमारा। माइक्रोस्कोप में अब चेक करेंगे। देखिए CPU तो हमारा निकल गया है, प्रॉपर निकला है। देखते हैं जूम करके। कुछ ट्रैक डैमेज हुए हैं। ट्रैक इसके भी डैमेज होता है कि हमारा बोर्ड पूरा ओवर हीटेड बोर्ड था। ये 2-3 ट्रैक डैमेज लग रहे हैं मुझे, 3-4 ट्रैक 5 ट्रैक के लगभग डैमेज लग रहे हैं। कोई नहीं, चेक करते हैं ये ट्रैक अगर ट्रैक हमारे काम करेगा तो इस ट्रैक को रिपेयर भी करेंगे। पहले तो देखो सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है कि आप जब CPU निकालो, अगर आपको लगता है कि कोई ट्रैक आपके डैमेज हुआ है, आप बिना क्लीनिंग के पहले ही क्लीन उसको ना करें। क्लीन करने के पहले आप उसको UV ग्लू लगाएं और उसको UV लाइट से उसको जाम कर दें। क्यों? देखो UV लाइट मारा मैंने, UV जहाँ जो ट्रैक ओपन थे उसको मैंने UV ग्लू लगा के अब भी लाइट मार दिया क्लीनिंग। क्यों? अगर ये क्यों आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर मान लो कि आप अभी UV नहीं मारते हो और आप उसको क्लीनिंग करने चले जाते हो, तो क्या होगा, आपके आयरन टच होगी और वो बॉल है जो है वो ग्राउंड हो जाएगा। वो ग्राउंड हो गया तो आपका इशू बढ़ जाएगा, फिर आपको उसको निकालने में बहुत तकलीफ हो जाएगी। इसलिए क्या करें, क्लीनिंग करने के पहले ही आप उसको UV लाइट मार के उसको फिक्स कर दें। उसके बाद में आप CPU को क्लीनिंग करने जाए, CPU या मदरबोर्ड जो भी है XYZ, आप उसको बाद में क्लीनिंग करें, क्योंकि अब वो पॉइंट ग्राउंड होएगा ही नहीं। और फिर देखें कि वो पॉइंट ग्राउंड है कि आपके काम का। अगर आपके काम का है तो आप उसको क्या करो, 11 नंबर ब्लेड से हल्का हल्का स्क्रैच करके फिर उसको बनाएंगे। चलिए अब क्लीनिंग की तरफ चलते हैं। क्लीन करने के लिए क्या क्या यूज़ करेंगे और क्या टेक्निक है। सबसे पहले हम इसको 138 अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। 138 जो सोल्डरिंग पेस्ट होता है, 138 इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। ये सेफ़ तरीका है, सबके अलग अलग तरीके हैं। मुझे जो सेफ़ लग रहा है, जिस पे मैं काम करता हूँ, वो मैं आपको बताता हूँ। ये पहले मैंने फ्लक्स अप्लाई कर रहा हूँ। फ्लक्स आप कोई भी यूज़ कर लो। ये मैंने साथ में हॉट एयर इसके लिए लिया कि फ्लक्स है ना प्रॉपर पूरा फैल जाए।
हॉट गन की जो टेम्परेचर है अभी 280 है, 280 और 40 है। एयर 40 50 जो भी XYZ है, टेम्परेचर है 280। ये प्रॉपर मैंने फ्लक्स लगा लिया। अब इस पर 138 अप्लाई करेंगे। और जो कंपनी की सोल्डरिंग आती है, जो कंपनी की सोल्डरिंग है वो 217 रहती है, हाई टेम्परेचर रहती है। उसको हम क्या करेंगे, लो टेम्परेचर में कन्वर्ट करेंगे। अभी मैंने 138 अप्लाई किया। अब 138 को सोल्डरिंग आयर से बिना मतलब CPU पे प्रेस नहीं करेंगे, सिर्फ ऊपर ऊपर हल्का हल्का। CPU पे हमें ग्लू क्लीन करना ही नहीं है, हमें ये दिमाग में रखना ही नहीं कि हमें ग्लू क्लीन करना है। हमें सिर्फ जो बॉल है ऊपर ऊपर, एक बॉल लेके ऊपर ऊपर जो मतलब जो 217 की सोल्डरिंग पेस्ट है उसको हमें सिर्फ 138 में कन्वर्ट करना है बस। CPU पे हमें घसना ही नहीं है, सिर्फ ऊपर ऊपर सिर्फ टच करके हटना है, ना ही ग्लू क्लीन करना है। दिमाग में ये रखना है कि मुझे ग्लू क्लीन करना है। ग्लू क्लीनिंग का प्रोसीजर अलग है, ग्लू क्लीनिंग अभी हम अलग तरीके से करेंगे। अभी हमारा काम है सिर्फ जो 217 है उसको हमको 138 करना है, कन्वर्ट करना है बस। लो मेल्टिंग टेम्परेचर में कन्वर्ट करना है, बस इतना ही करना है। देखो CPU पे जरा भी मेरी आयरन घस रही नहीं है, सिर्फ ऊपर 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 टच करते हुए ये चली जा रही है। ये हो गया प्रॉपर। अब क्लीन कर लेंगे पूरा पेस्ट को, जो है वो पूरा का पूरा थिनर या पेट्रोल जो भी XYZ लगा के पूरा क्लीन कर लेंगे। लो टेम्परेचर हमारी हो गई है। अब सेकंड स्टेप है, आप जो स्टेप वीडियो में देख रहे हैं जो मैं बता रहा हूँ, आप प्लीज़ इसी स्टेप को फॉलो करें। आप चलो आपका खुद का कोई नया प्रोसीजर रहेगा तो अगर आपको उसमें सक्सेस रिपोर्ट अच्छी मिलती रहेगी तो आप अपना कीजिए। लेकिन अगर जो जिनका सक्सेस रिपोर्ट नहीं मिल रहा है और जिनको लग रहा है कि नहीं जो वीडियो देख रहे हैं, उनको मैं मेरा एक्सपीरियंस बोलूँ तो जो मैं स्टेप बता रहा, ये स्टेप मेरे लिए 100% सक्सेस है बस। अब देखो मेरे जो हॉट एयर का टेम्परेचर है वो अभी 300 है, 300 और 50 है। और अब मैं ट्वीज़र लिया हूँ, वही नॉर्मल ट्वीज़र, कोई भी एक्सपेंसिव टूल वगैरह नहीं है, सिर्फ ट्वीज़र से। ये भी सिर्फ हल्का हल्का देखो मैं ऊपर कर रहा हूँ। और मैंने आपको पहले बताया देखो, फ्लक्स क्लीन करने के बाद ट्वीज़र को चलाना है। अगर फ्लक्स CPU पे लगी रहेगी और अगर आप ट्वीज़र को चलाएंगे तो ये जो देखो अभी एयर से जो उड़ जा रही है, जो ब्लैक ग्लू है ये उड़ जा रही है, ये उड़ेगी नहीं आपकी। ये क्या करेगी, उसी फ्लक्स में चिपकी रहेगी वो। अभी देखो जो ब्लैक ग्लू निकल रही है वो क्या कर रही है, ब्लोअर के एयर से, हॉट एयर के एयर से वो उड़ जा रही है वो, मतलब CPU के ऊपर रुक रही नहीं है वो। देखो अभी ये निकली, उड़ गई है। ये क्यों, क्योंकि CPU को मैंने क्लीन कर लिया है। अगर फ्लक्स जमा रहता तो वो चिपचिपा रहता था और ये ब्लैक ग्लू कहीं उड़ती नहीं थी, ये उसी में फ्लक्स में यहाँ से वहाँ चिपकते रहती थी। अभी देखो कितनी आसानी से क्लीन हो रहा है। और ये सेफ तरीका ही है। आपको क्या करना है, चलो अगर आपका हैंड प्रैक्टिस नहीं है तो आप क्या करो, iCloud मोड पे एक आप CPU पे इस तरह से क्लीन कर लो। बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं, जो प्रोसीजर बता रहा वही है। सबसे पहला 138 अप्लाई करना है। ट्वीज़र देखो मेरी बहुत फास्ट चल रही है, वीडियो भी मेरी फास्ट नहीं है, नॉर्मल स्पीड ही है, लेकिन आपको लग रहा है ट्वीज़र बहुत फास्ट चल रही है। ये क्या थोड़ी हैंड प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर कोई इशू नहीं आता है। आप स्टार्टिंग कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो, तो आप क्या करो, थोड़ा स्लो काम करो इस चीज़ को। और जो ये वीडियो है, ये प्रोसीजर आपको 7 से लेके 15 Pro Max या 16 भी आ जाए, आपको सेम प्रोसीजर ही अप्लाई करना है। इसमें से कोई नया प्रोसीजर है नहीं। जो जिस पे आपको सक्सेस रिपोर्ट मिलता है, मेरे हिसाब से मुझ पे जिस पे सक्सेस रिपोर्ट मिलता है, मैं उसी स्टेप को फॉलो करता हूँ। देखो सारा ग्लू क्लीन हो गया, एक ब्रश मारा मैंने। अगर फ्लक्स पहले लगी रही थी CPU पे और मैं ग्लू क्लीनिंग करने जाता, ब्लैक ग्लू क्लीन करने जाता, तो वो सारी की सारी चिपके रहती थी फ्लक्स की वजह से। अब मैं वापस से दोबारा फ्लक्स अप्लाई कर रहा और दोबारा फिर से मैं इसके ऊपर 138 अप्लाई कर दूंगा। अब जो
थोड़े बहुत बॉल रह गए थे जो ग्लू से चिपके हुए थे, जो 138 नहीं हो पाए थे, वो भी अब प्रॉपर तरीके से हो जाएंगे। ये सेकंड टाइम अप्लाई करना है। अब देखो ग्लू तो है नहीं, तो आपको क्या करना है, सिर्फ ऊपर ऊपर हल्का हल्का, मतलब सीपीयू समझ लो आपका जो शोल्डर है और सीपीयू है वही टच होना चाहिए, आपका आयरन उस पर घिसना नहीं है। अगर आपने आयरन घिसा तो हो सकता है ट्रैक डैमेज हो जाए, स्क्रीन डैमेज हो जाए। अभी देखो मेरी सीपीयू की कहीं भी जरा भी स्क्रीन डैमेज नहीं है। अगर स्क्रीन डैमेज रहती तो सीपीयू का कलर चेंज हो जाता था। ये जो ऑरेंज ऑरेंज दिख रहा है, ये रेडनेस में अगर ओवर हीट जब होता है तो ये रेड कलर में चले जाता है स्क्रीन। स्वैप करने में जितना टाइम लगता है उतना ही हो सकता है, उतना ही टाइम सेम टू सेम रिवॉल्व करने में भी लगता है। ये कोई अलग सी बात नहीं है, लेकिन अगर आपको प्रॉपर देखना है कि क्या क्या स्टेप है और क्या टेम्परेचर है क्या है, तो आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। बहुत से बंदे 2.5 घंटे में बोर भी हो जाते हैं कि इतनी लंबी वीडियो कौन देखते बैठेगा। कोई इशू नहीं, अगर आपका नहीं देखना है तो आप स्किप कर दीजिए, और जो पार्ट देखना है वीडियो का वो पार्ट देख लीजिए। लेकिन जो बिगनर्स हैं उनको तो सारी वीडियो ही देखनी पड़ेगी, उनको स्टेप मिस नहीं करना पड़ेगा। फिर से क्लीन कर रहा हूँ मैं। 2 टाइम अप्लाई करना है। फर्स्ट टाइम में अप्लाई किया मैंने, सबसे पहले क्या किया, फ्लक्स डाला, 138 डाला, जो 217 था उसको 138 किया, उसके बाद में क्लीन किया, फिर ग्लू क्लीन किया, उसके बाद में फिर से फ्लक्स डाला, फिर से 138 किया। अब हम चेक करेंगे क्या कि हमारी ट्रैक कौन कौन सी डैमेज थी और वो ट्रैक कितने काम की है, क्या हमारा फ़ोन चालू होगा नहीं होगा, वो चेक करना है। ट्रैक हमारी डैमेज तो है, देखते हैं। हम डायग्राम में चेक करेंगे कि ये ट्रैक किस काम की है। अगर मान लो ये ट्रैक काम की है तो इस ट्रैक को बनाएंगे। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, जो मैंने यूवी अप्लाई किया था उसको मैं अब निकाल रहा हूँ। थोड़ी जो एक्स्ट्रा यूवी हो गई थी उसको मैं थोड़ा कम कर देता हूँ कि रिवॉल्विंग में तकलीफ ना आए। इतनी बड़ी वीडियो और इतना एक एक पॉइंट से क्लियरिटी आपको यूट्यूब पे तो मिलने वाली है ही नहीं, क्योंकि मुझे भी इतनी वीडियो में वॉइस ओवर करने में गला दुख गया 2.5 घंटा बोलते बोलते। अब देखिए यहाँ बंदे फंसते हैं। यहाँ क्या फंसते हैं, मान लो ट्रैक ओपन हो गया तो हम क्या करते हैं, डायग्राम में देखते नहीं वो ट्रैक किस काम का है किस काम का नहीं है, क्या उसके बिना हमारा फ़ोन ऑन हो सकता है या कोई सेक्शन पर्टिकुलर बंद होएगा, या वो नहीं बनाएंगे तो भी फ़ोन ऑन होएगा। इसके लिए आप डायग्राम में प्रॉपर देखो। अगर लगता है कि वो ट्रैक नहीं काम का है तो आप उसको बनाने मत जाओ। बहुत से बंदे क्या करते हैं कि ट्रैक ओपन हो गया ना तो देखते नहीं कौन सा ट्रैक है, कौन सा ट्रैक काम का है, उसके बिना फ़ोन चालू होएगा नहीं चालू होएगा, उस ट्रैक को बनाने चले जाते हैं। अब बनाते बनाते सीपीयू में खड्डा कर देते हैं या सीपीयू डैमेज हो जाता है, उसकी स्क्रीन डैमेज हो जाती है। तो आप क्या करो, पहला डायग्राम में प्रॉपर देखो कि वो ट्रैक किस काम का है, वो ट्रैक से क्या हो सकता है, उसके बाद ही आप उस ट्रैक को बनाने जाओ। थोड़ा थोड़ा ग्लू और बचा है हल्का फुल्का, उसको भी क्लीन कर लेते हैं। लेकिन एक चीज़ की मैं श्योरिटी देता हूँ कि जो इस वीडियो को वाकई में प्रॉपर एक एक चीज़ को फॉलो करेगा वो 100% स्वैपिंग भी कर लेगा वो, और
सेम बोर्ड में सीपीयू को रिवॉल्व भी कर लेगा। ये वीक जो मैं घुमा रहा हूँ बहुत ही हल्के हाथ से घुमा रहा हूँ। और कब घुमा रहा हूँ, ये वीक आप पहले कभी नहीं घुमाना है। क्यों? क्योंकि जब अगर आपका CPU 138 में मेल्टिंग पॉइंट में नहीं पहुँचा है और आपने वीक घुमाया तो आपके ट्रैक ओपन हो जाएंगे। थोड़े थोड़े जो ब्लैक ग्लू इसको क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि क्या होता है कभी कभी जब बिठाते हैं ना तो ये मेल्ट होके CPU के नीचे आ जाते हैं और अलाइनमेंट में प्रॉब्लम आ जाती है। कोई बॉल इसके शोल्डर नहीं हो पाते हैं। ट्रैक पहले 4 से 5 ट्रैक ओपन थे, अभी देखो क्लीनिंग करने के बाद में और भी ट्रैक ओपन हुए हैं। तो हम यूवी मारेंगे इनको। दूसरा एक चीज़ आपको एकदम अहम बात बताता हूँ कि इन ट्रैकों को मैं यूवी क्यों मार रहा हूँ और इनको क्यों मैं अभी रिपेयर नहीं कर रहा हूँ। क्यों इन ट्रैकों को यूवी मार रहा हूँ और इन ट्रैकों को क्यों मैं अभी फ़िलहाल रिपेयर क्यों नहीं कर रहा हूँ, इसका रीज़न आपको बताता हूँ। ये जो ट्रैक है, ये जो बग लाइन आती है PP CPU, PP GPU, SOC, VAR, ये इनकी ट्रैक है। ये जितनी भी साइड बॉर्डर है, जैसे ये अभी जो 4 लाइन साइड की दिख रही है, देखो 4 लाइन साइड की दिख रही है, ये साइड की कितनी है, 6 से 7 लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 लाइन है। ये जो जितने भी बॉर्डर पट्टा है बीच का छोड़ के, आप बीच का छोड़ के जितने भी पॉइंट है, ये ऑलमोस्ट आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और जो बीच के हैं, ओनली बीच की जो CPU का पार्ट है, ये जो CPU की मेन जो बक आती है, SOC, VAR, PP GPU 1.8, ये सारी लाइनें आती है। मान लो कि अगर PP GPU की 20 लाइनें हैं, मान लो PP GPU की 20 पॉइंट है बॉल के और उसमें से 2 से 3 निकल गए तो कोई इशू नहीं, आपका फ़ोन चल जाएगा, आपका फ़ोन चालू हो जाएगा। आप क्या करो कि जो मतलब मान लो कि 25 बॉल हैं, PP GPU के 25 बॉल हैं, उसमें से 2 बॉल निकल जाते हैं तो कोई इशू नहीं है, आप उनको यूवी मार के रख दो, आप CPU रिवॉल्व करो, आपका CPU चल जाएगा। ये मेरा टेस्टेड है, मैंने ऑलरेडी कितने फ़ोन इससे बनाए हैं ऐसे। तो इसके लिए मैं पहले ट्रैक चेक कर लेता हूँ। अगर ट्रैक वो CPU से रिलेटेड है और अगर मान लो कि वो रैम का कोई ट्रैक है, रैम का, और वो बीच में है और वो 2 ही ट्रैक है, मान लो 2 ट्रैक है और एक ओपन हो गया, तो आपको जो ओपन हुआ वो आपको बनाना पड़ेगा। लेकिन मान लो फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, अगर रैम के 25 ट्रैक है, 20 ट्रैक है, उसमें से 2 ओपन हो जाते हैं, बाकी सारे ट्रैक रहते हैं, तो कोई इशू नहीं, आपका फ़ोन चल जाएगा। ये मैंने ऐसा नहीं बोला रैम के 25 से 30 ट्रैक होते भी नहीं है, मैं सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ PP CPU या PP GPU की बात कर रहा हूँ, जिनमें कि 20-20 से 25-25, 40-40, 50-50 ट्रैके भी रहते हैं। उनमें से अगर 1-2 ट्रैक ओपन हो भी जाते हैं तो कोई इशू नहीं है, आप उसको यूवी मार दीजिए, आपका फ़ोन वर्किंग में आ जाएगा। आप उसको बनाने ना जाएं, मैं मेरी तरफ से बोल रहा हूँ, आप उसको बनाने ना जाएं। अगर 20 से 25-30 ट्रैक हैं, उनमें से एक ट्रैक ओपन हो गया CPU वाली लाइन का, तो आप क्या करो, उसको यूवी मार दो, बनाने ना जाए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, कई बार बंदा उसको क्या करता है, उसको बनाने जाता है और बनाने के चक्कर में क्या करता है, CPU में और भी स्किन डैमेज कर देता है और बाद में CPU नॉन रिपेयरेबल ही हो जाता है वो। तो इससे अच्छा है कि अगर वो लाइन है, मान लो दूसरा एग्जांपल, मान लो साइड के जो बॉर्डर के चारों बाजू के कोई ट्रैक निकलते हैं, रीसेट लाइन है या कोई कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल चल रहा है, I2C की लाइन है,
वो अगर ट्रैक डैमेज होती तो आपको वो कंपलसरी बनानी ही पड़ेगी। लेकिन जो बीच की लाइन है, जो CPU वाली लाइन है, जिनमें 30 से 40 ट्रैक है, 50 ट्रैक है, उसमें 2-3 ट्रैक ओपन हो जाते हैं, तो आप प्लीज़ उसको बनाने ना जाए, उसको UV मार दें, आपका फ़ोन 100% चलेगा। और कभी भी आप अगर ट्रैक बनाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले UV करना है। UV करके लैम्प से उसको अच्छे से सुखा लेना है। उसके बाद 11 नंबर ब्लेड से प्रॉपर धीरे धीरे स्क्रैच करके उस ट्रैक को बनाना है। लेकिन सबसे पहले उसको UV लगाना है, उसके बाद उस UV को खोलना है स्क्रैच करके हल्का हल्का कि मुझे आप करना है तो आपको उस हिसाब से करना है। अभी तक जो बोर्ड है उसकी मैंने बूटिंग नहीं चेक किया हूँ और ना ही उसको क्लीन किया हूँ। ये तो अभी सब बस CPU क्लीनिंग हुआ है। अब CPU रिवॉल्व करेंगे। अब रिवॉल्व करने के लिए हम कोई मैग्नेटिक स्टेंसिल यूज़ नहीं करेंगे, नॉर्मल स्टेंसिल से रिवॉल्व करेंगे। और इसमें भी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि बहुत से बंदे हैं जो मतलब ऐसे हैं बंदे, मतलब जो मैसेज करते हैं या बोलते हैं कि मैग्नेटिक स्टेंसिल के अलावा CPU रिवॉल्व नहीं होता, या बॉल बड़े छोटे हो जाते हैं, या पतला स्टेंसिल ऊपर आ जाती है फूक के। तो ये सारा सोल्यूशन मैं अभी आपको यहीं पर देता हूँ। देखो, आपको टिश्यू पेपर यूज़ करना है कंपलसरी। टिश्यू पेपर को 5 से 6 फोल्ड कर लो आप, 4 से 5। दूसरा, IC देखो मेरा पोजीशन कहाँ रखा हुआ है, बॉर्डर पे रखना है। आपको क्या करना है, IC को बॉर्डर पे रखना है, फिर उसके बाद में उसको स्टेंसिल रखना है। आधी स्टेंसिल आपकी हवा में रहेगी, मतलब एयर पास होने के लिए आधी स्टेंसिल जो है, आप वीडियो अगर आगे चली गई होगी तो आप थोड़ा सा वीडियो रिवर्स करके फिर से देख लेना। आधी स्टेंसिल आपके जो टिश्यू का जो कॉर्नर, जहाँ पे टिश्यू एंड हो रहा है, उस कॉर्नर पे CPU को रखना है, उसके ऊपर स्टेंसिल को रखना है और फिर PPD अप्लाई करना है। PPD अप्लाई करने के लिए कोई नहीं, सिंपल ब्लेड में यूज़ कर रहा हूँ। 4 नंबर जो ब्लेड आती है, 4 नंबर में PPD लगा रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या है, दूसरा जो आपको बोलूँगा, PPD लगाते टाइम का जो ध्यान देना है, उस ध्यान क्या देना है, आपको फोर्स नहीं करना है। फोर्स मतलब प्रेस, जैसे ज़्यादा प्रेशर से PPD को नहीं भरना है, एकदम लाइट हाथ से PPD को भरना है, एकदम लाइट, एकदम मतलब एकदम लाइट। ऐसा आपको लगना चाहिए कि आप छू के निकल गए, PPD अंदर फिलअप हो गई है, बस इतना ही भरना है। क्योंकि जितना प्रेशर लगाओगे PPD खड्डे में उतनी ज़्यादा भराएगी। और फिर जहाँ प्रेशर आपका हाथ का ज़्यादा रहेगा वहाँ के बॉल बड़े बनेंगे, जहाँ हाथ का प्रेशर कम रहेगा वहाँ के बॉल छोटे बनेंगे। इससे अच्छा क्या करो, आप प्रेशर लगाओ मत, हल्का खाली फिलअप करके उसको PPD को भर दो, सारे बॉल आपके एक साइज़ के बनेंगे। और आपकी स्टेंसिल कभी ऊपर फूलेगी नहीं। स्टेंसिल जो फूल जाती है उसका रीज़न मैंने बता दिया। आपको टिश्यू को 5 से 6 फोल्ड करना है। जो टिश्यू का कॉर्नर रहेगा, फोल्डिंग का कॉर्नर रहेगा, उस कॉर्नर पे ही CPU को रखना है और बाद में नॉर्मल स्टेंसिल आपको रखना है, फिर ट्विज़र रखना है और आपको हॉट एयर से हीट करना है। अभी जो मेरा टेम्परेचर है 350 और 50, 350 का टेम्परेचर है, एयर है 50 की, और अब हम हीट कर रहे हैं। देखो, स्टेंसिल ऊपर आएगी ही नहीं और आपका नॉर्मल स्टेंसिल में CPU 1 टाइम में आपका बनेगा। हो गया रिवॉल्व। डिटेल वीडियो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं सारी छोटी छोटी डिटेल, सारी डिटेल इस वीडियो में डाल दूंगा। मैंने पहले भी कहा था, अगर किसी बंदे को स्वैपिंग में कोई इशू आ रही है या CPU रिवॉल्विंग में आईफोन की इशू आ रही है तो इस वीडियो को पूरी तरीके से देख ले। अगर उसके पास टाइम है तो 1-2 बार रिवर्स करके देख ले, लेकिन उसके बाद में muझे लगता नहीं कोई वीडियो आपको CPU से रिलेटेड रिवॉल्विंग से देखनी पड़ेगी आपको, क्योंकि इसमें सारा कुछ एक स्टेप में डाल दे रहा हूँ। देखिए, 1 टाइम में आपका CPU रिवॉल्व आएगा, ना कोई बॉल बड़ी ना छोटी, कुछ भी नहीं। ये साइड ग्लू क्लीन कर लेना है, नहीं तो जब आप CPU को बिठाएंगे
जब आप सीपीयू को बोर्ड में बिठाएंगे तो अलाइनमेंट नहीं हो पाएगी, मतलब कोई कंपोनेंट इस ग्लू से टकरा जाएगा और आपका सीपीयू को प्रॉपर जो आप हिलाते हैं, शेक करते हैं, वो शेकिंग नहीं हो पाएगी। इसके लिए ये साइड के ग्लू क्लीन करना कंपलसरी है। आप कई बार क्या करते हैं, मतलब ठीक है, कोई बंदे कभी अगर ग्लू नहीं क्लीन करते हैं तो क्या आएगा, जब आप ऐसी बोर्ड पे बिठाएंगे और शेक करेंगे तो वो शेक नहीं होती हो। अब जहाँ हमारे यूवी मारा था वहाँ बॉल नहीं बनेंगे वो। फिलहाल अभी हम इसको क्लीन करते हैं। और ब्रश है ना, टूथब्रश से ही क्लीन करना है, ये चीज़ भी है। आपको जो दूसरा वो अमेरिकन ब्रश आता है ना, उससे सीपीयू पे नहीं चलाना है, क्योंकि उसकी वो थोड़ा हार्ड रहता है, वो हार्डनेस ज़्यादा रहती है। अगर आप उस पर प्रेशर करेंगे तो आपके पॉइंट या प्रिंट जो भी XYZ डैमेज हो जाएंगे आपके सीपीयू के। देखिए मेरे ट्रैक लगभग कम से कम 15 से 20 ट्रैक ओपन है मेरे, कम से कम 15 से 20 ट्रैक ओपन है इस सीपीयू के। मैंने एक भी ट्रैक नहीं बनाया है, लेकिन ये जो ट्रैक मैंने चेक किया है, ये ट्रैक सारे के सारे बग लाइन के ही ट्रैक है। देखो लगभग इसमें एक यहाँ से भी ओपन है ट्रैक, ये भी आगे ही ट्रैक, मतलब 2 बॉल है, एक ही ट्रैक में 2 बॉल लगे हुए हैं, तो उसको भी हम यूवी मार देंगे तो कोई इशू नहीं आएगा। नहीं भी बनाएंगे तो भी कोई इशू नहीं आएगा, इसको भी एक ही ट्रैक के वो बॉल है वो। सीपीयू हमारा रिवॉल्व हो गया है। अब हम आते हैं पीसीबी को क्लीन करने के लिए। अभी भी हम अगर डीसी पे रीडिंग चेक करेंगे तो हो सकता है कि जो हमने मदरबोर्ड के बॉल को क्लीन नहीं किया है, तो कोई बॉल शॉर्ट रहेगा तो हमारे को रीडिंग प्रॉपर नहीं मिलेगी। तो इसके लिए अब हम आते हैं पीसीबी के बॉल क्लीन करने के लिए। इसके लिए भी सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। सबसे पहला फ्लक्स लगाएंगे, 138 डालेंगे इसके अंदर, और जो मेल्टिंग पॉइंट है इसको 138 करेंगे, इसका 217 की मेल्टिंग पॉइंट को 138 में कन्वर्ट करेंगे। इसमें भी आपको याद रखना है कि आपको आयरन को बोर्ड पे घसना नहीं है। अगर घसेंगे तो क्या आएंगे, जो बॉल है वो आपस में, बहुत सारे बॉल आपस में टच हो जाएंगे। बस ऊपर ही हल्का आपको 138 हल्का आयरन को बॉल के ऊपर चलाना है कि जिससे वो 138 में कन्वर्ट हो जाए। वो ग्लू हम बाद में क्लीन करेंगे, पहले तो सिर्फ हमारा एक ही काम है कि इसको 138 में कन्वर्ट करना। और जरा भी बोर्ड पे प्रेशर नहीं है। वीडियो में भी आपको लगता रहेगा मेरे जरा सा भी बोर्ड पे प्रेशर नहीं दे रहा हूँ मैं। मुझे ग्लू क्लीन करना ही नहीं है, मुझे सिर्फ ये दिमाग में रखना है कि मुझे सिर्फ 138 इसको मेल्टिंग पॉइंट को चेंज करना है और 138 रखना है। मेरे दिमाग में ये नहीं चल रहा है कि मैं अभी ब्लैक ग्लू को क्लीन कर रहा हूँ, मैं सिर्फ 138 अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे। सारे कॉर्नर में, बीच में अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। और फ्लक्स हो सके तो आप थोड़ा ज़्यादा यूज़ करो, क्योंकि अगर फ्लक्स कम रहेगा तो एक बॉल दूसरे बॉल से प्रॉपर अलग नहीं हो पाएगा, चिपक जाएगा वो। फ्लक्स जितना ज़्यादा रहेगा थोड़ा सा, तो वो बॉल एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं। अब मैं वीक चला रहा हूँ। वीक भी मैं बोर्ड पे घिस रहा नहीं हूँ, सिर्फ ऊपर चला रहा हूँ। जो एक्स्ट्रा शोल्डर पीपीडी है बस उसको मैं निकाल रहा हूँ। मैं अभी भी, मेरे दिमाग में ये नहीं है कि मैं इस ग्लू को क्लीन कर रहा हूँ। याद रखिए, अभी भी मैं ब्लैक ग्लू को क्लीन नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ जो 138 मैंने अप्लाई किया था बस उस पर मैं हल्का डी शोल्डर बार चला रहा हूँ। अगर मैं इसको अभी घिसना चालू कर दूँ जोर से, तो फिर मेरे प्रिंट, जो मदरबोर्ड के प्रिंट है, एक प्रिंट दूसरे प्रिंट से स्क्रैच होके जुड़ने लगेंगे।
एकदम लाइट वेट से चला रहा हूँ मैं। वो अपने आप ही जो गरम से जितना ग्लू निकलता है, बाकी जो नहीं निकलेगा उसको हम क्या करेंगे, 11 नंबर ब्लेड या स्क्रैपर रहता है, ग्लू रिमूवर का स्क्रैपर है, उसको यूज़ करके वो ग्लू को रिमूव करेंगे। यहाँ पे क्या मेरे भी दिमाग में, कई बंदे के दिमाग में एक बात आती है कि जब हम डी सोल्डर चला रहे हैं ना, तो डी सोल्डर से सारा का सारा ग्लू रिमूव हो ही जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आप हल्का हल्का चलाओ, जितना ग्लू निकलना है वो मेल्ट हो जाएगा खाली वो, क्योंकि हीटिंग है, आयरन में हीटिंग है, मेल्ट होएगा। बाकी जो ग्लू रह जाएगा वो हम 11 नंबर ब्लेड से या स्क्रैपर से निकालेंगे उसको। विदाउट प्रेशर धीरे धीरे ही कर रहा हूँ मैं। इसका ग्लू इतना हार्ड नहीं होता है, जो आईफोन एक्स एक्सेस वगैरह होता है उसके ग्लू हार्ड होते हैं। 12 सीरीज से थोड़े ग्लू सॉफ्ट है इसके। आयरन का जो टेम्परेचर है मेरा 400 रखा हूँ मैं, 400 टेम्परेचर है मेरा आयरन का। और डी शोल्डर विक जो यूज़ हो रही है वो गुडविक है। गुडविक एंड BNR करके आती है, वो भी अच्छी है, वो यूज़ कर लो। क्लीन करेंगे पीसीबी, देखेंगे ग्लू कहाँ कहाँ बचा है, कहाँ कहाँ से हमें अब ग्लू क्लीन करना है। ये कॉटन हर बार आपको चेंज करना है, सेम कॉटन को अप्लाई नहीं करना है, नहीं तो गंदगी वही पीस वैसी बनी रहेगी। एक कॉटन को अपने यूज़ करें, फिर दूसरा कॉटन ले लेना है। कॉर्नर को आपको खास करके ध्यान देना है कि किसी भी कॉर्नर में अगर ग्लू या PPT वगैरह कुछ फंसी रहेगी तो आपका जब IC बैठाएंगे आप तो अलाइनमेंट में उसकी तकलीफ आ जाएगी, IC प्रॉपर बैठेगी नहीं।
ऑलमोस्ट ग्लू तो क्लीन हो गया है हमारा। अब जो ये बीच में ग्लू रहता है इसको भी क्लीन कर लेंगे। जो मेरा हॉट एयर का टेम्परेचर है 280 है और ये एयर है 50। नोजल मेरी 4 mm है। हॉट एयर में यूज़ कर रहा हूँ 2008। हल्के हल्के हाथ से इसको क्लीन कर ले रहे हैं। ये स्क्रैपर काफ़ी अच्छा स्क्रैपर है, इसमें कोई मतलब स्क्रैचेस वगैरह नहीं आते हैं। आपको बस थोड़ा लाइट हैंड से चलाना पड़ेगा इसको क्रॉस करके। काफ़ी अच्छा स्क्रैपर है ये।
फाइनल क्लीनिंग हो चुकी है हमारी। थर्ड टाइम हमने फिर एक बार डिस्टो लगा चला लिया। अब चेक करेंगे कि फ़ोन की बूटिंग नॉर्मल हुई है कि नहीं, क्योंकि बोर्ड भी हमारा क्लीन हो चुका है। अब डीसी एम्पियर मीटर से वीडीडी मेन पे जंपर करके हम चेक करेंगे कि हमारे फ़ोन की बूटिंग क्या है। हमारे फ़ोन की नॉर्मल जो बूटिंग है ओनली पावर ऐसी की मिनिमम 14, 15 या 20 के आसपास रहनी चाहिए। तो इसका मतलब हमारी पावर ऐसी हाई बूटिंग पे नहीं है, उसके बॉल वगैरह शॉर्ट नहीं है। तो हम सीपीयू को बिठाएंगे। अगर हमको हाई बूटिंग मिली तो हम फिर क्या करेंगे, अब सीपीयू को, इसको पावर ऐसी को भी रिवॉल्व मारेंगे। पावर ऐसी से भी बॉल तो काफ़ी बार आए हुए ही हैं ऑलरेडी, पहले से ही आए हुए थे। किसी ने पावर ऐसी को ही पहले हिट किया था कि चालू हो जाएगा, जिस वजह से ये प्रॉब्लम आई थी कि पावर ऐसी से बॉल बाहर आया है, सीपीयू से भी बॉल बाहर आ चुके हैं। वैसे तो 100% इसको रिवॉल्व करना ही पड़ेगा सीपीयू, क्योंकि बॉल पावर को बॉल बहुत ज़्यादा बाहर आए हुए हैं, बॉल शॉर्ट ही रहेंगे इसके। फिर भी चलो जंपर करके इसको देख लेते हैं कि क्या है, ट्रक हमारा सही है कि नहीं है। डीसी मीटर पे इसकी कितने मिली एम्पीयर की रीडिंग मिलती है। नॉर्मली हमारी रीडिंग हो जानी चाहिए 14 से 20 के आसपास हो जानी चाहिए। अगर हाई रीडिंग मिली 500, 600, 1000 आसपास जो भी मिली तो इसका मतलब पावर ऐसी हमारी पंचर है, उसके बॉल आपस में शॉर्ट हो गए रहेंगे ओवर हीटिंग की वजह से, उसे भी हमें रिवॉल्व करना पड़ेगा। चलिए डीसी पे ऑन करके देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। यही स्टेप है, अगर आप फ़ोन को स्वैप भी कर रहे हैं तो भी आपको सेम स्टेप ही फॉलो करना है। आपको सबसे पहला चेक करना है कि आपकी विदाउट सीपीयू नैन पावर की बूटिंग क्या है। पावर की बूटिंग अगर आपको हाई नहीं मिलती है, नॉर्मल मिलती है, तब आपको सीपीयू लगाना है। सीपीयू लगाने के बाद आपको बूटिंग चेक करना है। सीपीयू लगाने के बाद आपकी बूटिंग 75, 100 मिली एम्पेयर्स के नीचे रहेगी। अगर ये प्रॉपर मिलती है, सीपीयू का डिटेक्शन होता है, उसके बाद में आपको नैन इप्रोम वगैरह लगानी है। ये प्रोसीजर है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर यही आता है। यही प्रोसीजर हम सेम मोड में भी नहीं स्वैप कर रहे हैं तो भी हम सेम मोड में चालू कर रहे हैं तो भी हमको सेम ये प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं। अभी भी हमारा फ़ोन हाई बूटिंग पे ही है, 700-800 के करीब बूटिंग चली गई। इसका मतलब पावर हमको रिवॉल्व करना ही पड़ेगा। वैसे भी हमको पावर रिवॉल्व करना ही पड़ता था, फिर भी हमने जानबूझ के कन्फर्मेशन लिया कि हम कन्फर्म करके ही आगे बढ़ते हैं। अब हमको पावर ऐसी रिवॉल्व करनी पड़ेगी। चलो पावर ऐसी रिवॉल्व करते हैं। पावर ऐसी का जो रहेगा ग्लू, वो भी हम 11 नंबर जो ब्लेड है उसी ब्लेड से क्लीन करेंगे। साइड की जो ग्लू है वो 11 नंबर से क्लीन करेंगे। 11 नंबर काफ़ी अच्छा है पावर ऐसी वगैरह के साइड ग्लू क्लीन करने के लिए। और जो पावर ऐसी जब निकालेंगे तो उसका टेम्परेचर हमारा रहेगा 400 टेम्परेचर रहेगा, 400 एंड एयर रहेगा 50। वैसे तो पीछे अभी सीपीयू है नहीं हमारा, तो कोई इशू तो है नहीं। अब ग्लू क्लीन करते हैं इसको हम।
पावर एसी का ग्लू क्लीन करने के बाद जब पावर एसी उठाएंगे तो हम यूज़ करेंगे कॉलनी की जो क्रॉस ब्लेड आती है, टेढ़ी सी ब्लेड रहती है, वो यूज़ करो आप, सबसे बेस्ट है। इससे कंपोनेंट वगैरह साइड के कंपोनेंट जो डैमेज के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अभी मेरा टेम्परेचर निकालने का, जब हम पावर एसी निकालेंगे तो उसका टेम्परेचर रहेगा 400 और एयर रहेगी 50। नोज़ल इसमें हमेशा पतली नोज़ल यूज़ करना है, 4 mm यूज़ करना है। अगर मान लो कि आपका पीछे साइड CPU लगा भी रहता है और आपको सिर्फ पावर रिवॉल्व करनी है तो आपको नोज़ल पतला ही यूज़ करना है। अगर नोज़ल की साइज़ बड़ी रहेगी तो आपकी पावर एसी से बॉल बाहर आ जाएगी। देखिए, एक हल्का सा जगह देख के ब्लेड को हल्का सा प्रेशर पे रखा हूँ मैंने, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट पे आईसी पहुँचेगी, आईसी अपने आप बाहर आ जाएगी। आईसी आ गई। वही सेम प्रोसीजर फिर से, फ्लक्स लगाया, फ्लक्स लगाने के बाद में 138 की जो पीपीडी आती है, थोड़ी सी हल्की सी पीपीडी अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद में डिसोल्डर वायर से क्लीन करेंगे। ये 138 की पीपीडी है। पीपीडी अप्लाई करना ज़रूरी है 138 का। इससे क्या होता है, जो कंपनी की जो सोल्डर है उसका जो टेम्परेचर है वो लो हो जाएगा और जब आप डिसोल्डर वीक चलाएंगे तो आपकी वीक फंसेगी नहीं। अगर आप समझो डायरेक्ट ही इस पर वीक चलाते हैं तो कई बार क्या होती है, वीक है ना फंसती है। वीक फंसने से क्या होता है, आपने अगर प्रेशर किया तो जो मदरबोर्ड है उसके ट्रैक निकल जाते हैं। देखो, अच्छे से इसको अप्लाई करना है 138 अप्लाई करने के बाद में फिर डिसोल्डर वीक चलाएंगे रोजिन लेके।
ये फाइनल टचअप के लिए आपको एक बार रोजिन में डिसोल्डर वायर को डिसोल्डर वायर में रोजिन लगा के आपको बोर्ड पे एक बार एक फाइनल चलाना पड़ेगा। रोजिन अच्छी चीज़ है। रोजिन से क्या होता है, मदरबोर्ड के जो बॉल्स वगैरह ना अच्छे खासे शाइन आ जाते हैं। इसके लिए पेस्ट आपको यूज़ करना है, फ्लक्स को यूज़ करना है तो फ्लक्स भी यूज़ कर सकते हो, पर ये फाइनल आपको एक बार करना ही। अगर आपको 100% रिजल्ट चाहिए कि आपको दोबारा फिर से कोई जो भी आईसी आप बिठा रहे हैं वो आईसी दोबारा नहीं बिठानी है, तो आपको इसको 2 बार करना है। पहले में 138 लगाए जब ग्लू क्लीन करना था, जब 138 का मेल्टिंग पॉइंट हो गया तो उसके बाद में हमने क्या किया, एक बार डिसोल्डर विक चलाए, फिर उसको क्लीन किए, जो ग्लू क्लीनर ब्लेड था उससे क्लीन किया। उसके बाद में हमने फिर से वापस से डिसोल्डर वायर चलाए। इस बार जो फाइनल था, फाइनल में देखिए बॉल एकदम शाइन में आ जाते हैं, तो जब आप पावर एसी बिठाओगे तो कोई इशू नहीं होगा। बीच में एक और देखो, मैं आपको एक टिप दे देता हूँ। कुछ बॉल हैं जिसके हल्के से मतलब मदरबोर्ड के जो बॉल्स है वो स्क्रैच हुए हैं, तो आप उसके ऊपर अप्लाई करना है तो हल्का हल्का यूवी लगा के उसको मास्क कर सकते हो, यूवी मास्किंग कर सकते हो कि जब आप आईसी बिठाओ तो क्या हो कि आपका एक बॉल दूसरे बॉल से टच ना हो। चलिए अब पावर आईसी क्लीन करते हैं। पावर आईसी क्लीन करने के लिए ना आप लोग को थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये ग्लास ऐसी रहती है तुरंत ही क्रैक हो जाती है। इस पर प्रेशर आपको ज़रा भी नहीं देना है, पीसीबी होल्डर यूज़ करना है। इसके अंदर भी प्रोसीजर सारे क्लीनिंग के प्रोसीजर सेम है। फ्लक्स डाल के हल्का हल्का उसको ज़्यादा मतलब आईसी के ऊपर या बोर्ड के ऊपर या सीपीयू के ऊपर आयरन को घिसना नहीं है, सिर्फ ऊपर बॉल है उसको हल्का हल्का खाली स्क्रैच करना है नॉर्मली। पावर आईसी पे तो ज़रा भी आपको प्रेशर नहीं देना है, नहीं तो ग्लास आईसी है तुरंत क्रैक हो जाती है या तो उसके अंदर स्क्रैचेस आ जाते हैं। एकदम हल्के हाथ से काम करना है। पावर आईसी पे डिसोल्डर विक चला सकते हो आप, कोई इशू नहीं है, बस ये है कि प्रेशर नहीं बनाना है। रिवॉल्व करते हैं पावर आईसी को।
रिवॉल्व करने में बहुत से बंदे वही मिस्टेक करते हैं कि स्टेंसिल ऊपर आ जाती है या बॉल बड़े छोटे बनते हैं। तो आपको क्या करना है, टिश्यू पेपर कंपलसरी यूज़ करना है। टिश्यू पेपर को कम से कम मिनिमम 3 से 4 फोल्ड करना है। पीपीडी आपको अप्लाई करना है। पीपीडी बहुत ही हल्के हाथों से अप्लाई करना है। पीपीडी को प्रेशर से अप्लाई नहीं करना है। बस यही गलती होती है। देखिए मैंने कितने कम टाइम में पीपीडी लगा दिया, एकदम लाइट हाथ से। आप जितना प्रेशर बनाएंगे उतना पीपीडी ज़्यादा भरेगा होल्स में, और जब आप हीट करेंगे तो वो पीपीडी बॉल्स आपके बड़े बड़े बनेंगे। इससे अच्छा पीपीडी एकदम लाइट हाथ से लगाइए। देखिए 1 टाइम में ऐसी रिवॉल्व होगी, दोबारा हमको रिवॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हो गई रिवॉल्व। ना स्टेंसिल ऊपर आएगी ना कुछ आएगी। और जो टेम्परेचर था, रिवॉल्व करने का टेम्परेचर था, वो मैंने 350 और 50 पे रखता हूँ। 2008 हॉट एयर गन यूज़ करके 350 एंड एयर 50। ये आईसी हमारी रिवॉल्व हो गई। अब बिठाते हैं। बिठाने के लिए आप ठीक है, टेम्परेचर मैं 350 यूज़ कर रहा हूँ। हल्का सा फ्लक्स अप्लाई करेंगे। इसमें यहाँ पे ज़्यादा फ्लक्स अप्लाई नहीं करना है। अगर आप ज़्यादा फ्लक्स अप्लाई करेंगे यहाँ पर तो क्या होगा, आपकी आईसी यहाँ वहाँ भागेगी। जब आप हीट करेंगे एयर आएगी तो यहाँ से वहाँ भागेगी। तो फ्लक्स आपको कम, स्टार्टिंग में जब आप आईसी को बिठा रहे हों तो आप थोड़ा सा फ्लक्स डालिए। जब आपको लगे कि 10 सेकंड 15 सेकंड आईसी हीट हो गई है और 1-2 बॉल आईसी के पकड़ लिए रहेंगे मदरबोर्ड ने, तब आप साइड से फ्लक्स डाल के आप उसको एक अच्छे से हीट करके शेक कर सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में आपको फ्लक्स बहुत सारा नहीं भरना है। अगर स्टार्टिंग में ही आप फ्लक्स ज़्यादा भर देंगे तो आपकी आईसी यहाँ से वहाँ ऑटो ही शेक करने लगेगी, या जैसे कि ब्लोअर लाएंगे उड़ने लगेगी। आप बबल, जैसे बबल आते हैं जब पेस्ट पिघलता है तो बबल आते हैं ना, और बबल आएंगे तो आईसी की अलाइनमेंट आपकी 100% मिस होने वाली है। स्टार्ट में आप हल्का फ्लैक्स लगाएं। अगर हो सके तो रोजिन के स्मोक से भी बिठाएं, उससे भी अच्छी बैठ जाती है आईसी। नोज़ल मैं फिर देखो 4 mm यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि बड़ी नोज़ल की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अभी यहाँ पे 12 mm या विदाउट नोज़ल या 10 mm नोज़ल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी छोटी आईसी है। हो सके जितना, तो जितनी आईसी आती है मे भी उतने साइज़ का नोज़ल रहे तो अच्छी वजह। सीपीयू निकाल रहे तो आपको बड़ा नोज़ल या विदाउट नोज़ल निकाल सकते हो। लेकिन अगर आप छोटी आईसी पे काम कर रहे हैं तो यहाँ तक ध्यान रखिए कि छोटा नोज़ल ही रहे तो अच्छी बात है। और ऐसी बिठा दिए हमने। आप चेक करेंगे फ़ोन की बूटिंग नॉर्मल हुई है कि नहीं हुई है। अगर फ़ोन की बूटिंग नॉर्मल बूटिंग में 20 मिली एम्पियर या 14 या 15 जो भी XYZ, जो भी 20 मिली एम्पियर 22 मिली एम्पियर के आसपास रहनी चाहिए, तो समझो हमारे फ़ोन में शॉर्टिंग नहीं है। फिर हम CPU बिठाएंगे। अभी डायरेक्ट CPU नहीं बिठाएंगे, सबसे पहले हम बूटिंग चेक करेंगे फ़ोन की। अगर बूटिंग नॉर्मल मिली तब हम CPU बिठाएंगे। अगर बूटिंग नॉर्मल नहीं मिली तो फिर हम चेक करेंगे कि क्या हीट हो रहा है क्या हीट नहीं हो रहा, हम उस पे जाएंगे। चलिए जंपर करते हैं फिर से VDD मेन पे। इसमें और कोई तरीका नहीं है चेक करने का बोर्ड का, आपको जंपर करके ही चेक करना पड़ेगा। देखते हैं फ़ोन की बूटिंग अब क्या आती है। ये सेकंड लाइन में 3rd नंबर की पिन है जिसको ग्राउंड करना है। अभी भी फ़ोन की बूटिंग हाई जा रही है।
450 से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब शॉर्टिंग अभी भी बोर्ड में है शॉर्टिंग। अब तो देखिए CPU हमने CPU निकाल दिया है, CPU पूरा क्लीन करके उसके बोर्ड के ग्लू क्लीन कर दिए। इसका मतलब CPU साइड तो शॉर्टिंग नहीं है। पावर IC से बॉल बाहर आए थे, पावर IC भी हमने रिवॉल्व कर दिए। उसके बाद में भी शॉर्टिंग, पावर IC भी परफेक्ट ही बैठी है, उसके बाद में भी शॉर्टिंग दिखा रहा है। चलो तो थर्मल पे चेक करते हैं कि अब क्या हीट हो रहा है, फिर उसको फॉलो करेंगे। देखो टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आप सेम बोर्ड को बनाना चाहते हैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप डायग्नोस ही करना पड़ेगा। ऐसा कोई वो नहीं हो पाएगा कि आप फिर या तो फिर आप स्वैप कर दो, अगर ये सब नहीं करना है तो। लेकिन अगर कुछ सीखना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। क्या गर्म होता हम वो देखते हैं। पीछे साइड तो कुछ गर्म नहीं हो रहा है। एक बार फिर से ऑब्जर्वेशन करते हैं कि क्या हीट हो रहा है। पावर ऐसी हमारी हीट हुई है कोने से। चलिए रोजिन ला के देखते हैं कि किस कोने से वो गर्म हो रही है। एक बार लोकेशन कंफर्म कर लेंगे तो पता चल जाएगा किस लोकेशन से गर्म हो रही है और उसके नीचे कौन सी बॉल आ रही है। रोजिन लगा के ऑन करते हैं, कंफर्मेशन हो। अब इसको कंफर्म कैसे करेंगे कि हमारी पावर ऐसी ही ख़राब है या जो दूसरी छोटी सिल्वर ऐसी के आसपास जो लाइन जा रही है वो ख़राब है। हमें क्या करना पड़ेगा, इस कॉइल को रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव करने के बाद ही कंफर्म होएगा। पावर ऐसी नहीं रिमूव करेंगे, हम सिर्फ कॉइल रिमूव करेंगे। देखेंगे अगर शॉर्टिंग पावर ऐसी की तरफ रही तो फिर से पावर ऐसी निकालेंगे। हो सकता है बिठाने में कोई बॉल शॉर्ट हो गए रहे, अगर नहीं तो फिर देखेंगे। ये कॉइल रिमूव कर दिया हमने। अब मल्टीमीटर से चेक करेंगे शॉर्टिंग किस तरफ है। शॉर्टिंग अपोजिट तरफ है, पावर ऐसी की तरफ शॉर्टिंग नहीं है। शॉर्टिंग जो है अपोजिट तरफ है, जिस तरफ पावर ऐसी पे जा रही है उस तरफ शॉर्टिंग नहीं है। इसका मतलब पावर ऐसी शॉर्ट नहीं है। ये जो दूसरा जो लाइन है ये सिल्वर IC की तरफ जा रही है। ये क्रैक भी IC थी, हमने स्टार्ट में देखा था, ये कॉर्नर से टूटी हुई भी थी। तो इसके लिए इसको रिमूव करेंगे और चेक करेंगे वहाँ पर शॉर्टिंग रिमूव हुई कि नहीं हुई। जब स्टार्ट में हम जब क्लीनिंग कर रहे थे PCB को तभी देखे थे, एक तो ब्लैक वाली जो IC है चार्जिंग वाली उसका कॉर्नर टूटा था और ये सिल्वर वाली IC का भी कॉर्नर टूटा था। ये IC निकाल लिए। आप कंफर्म करेंगे कि शॉर्टिंग गई कि नहीं गई। ये शॉर्टिंग चली गई। शॉर्टिंग चली गई, इसका मतलब ये सिल्वर IC ही जो क्रैक थी जिस वजह से ये शॉर्टिंग हो रही थी। चलिए फिर से कॉइल डाल देंगे हम, वही कॉइल। अभी देखो हमारा टाइम बच गया, हमने थोड़ा सा वेट किया और डायग्नोस किया
नहीं तो दिमाग कहता था कि नहीं पावर ऐसी बिठाने में कुछ इशू हुआ रहेगा या पावर ऐसी शॉर्ट हो गई रहेगी निकालने में XYZ जो भी हो सकता है, हम पावर ऐसी फिर से निकालते थे। अगर मान लो इस केस में मैं पावर ऐसी निकाल के दूसरी पावर ऐसी डालता था तो फिर भी गर्म होता था। तो बेटर क्या कि हमने डायग्नोस किया, कॉइल रिमूव किया और देखा शॉर्टिंग किस तरफ है। तो पावर साइड शॉर्टिंग नहीं मिली, दूसरी तरफ शॉर्टिंग मिली। तो चलिए अभी IC को हम रिप्लेस कर देते हैं और फिर चेक करेंगे फ़ोन की बूटिंग नॉर्मल हुई नहीं हुई। देखिए बोर्ड में इतना काम किया हुआ है, IC टूटी थी जिस वजह से ये टाइम लग रहा है, लेकिन ये है कि डायग्नोस कैसे कर रहे हैं ये ज़रूरी है। अगर ये सब नहीं कुछ करना था तो मैं क्या करता था, एक CNC बोर्ड लेता था, ID बोर्ड लेता था, उसमें CPU, हार्ड डिस्क और EEPROM 3 चिट डाल देता था, हो जाती थी। लेकिन अगर हमको इसी को रिपेयर करना है तो थोड़ा टाइम भी लगेगा और आप लोग को भी कुछ सीखने मिलेगा। ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया हूँ कि आप लोग के पास, किसी के पास बोर्ड है, किसी के पास नहीं बोर्ड है, तो जिनके पास नहीं है उनको उसी में रिपेयर करना है। तो कैसे स्टेप बाय स्टेप आप डायग्नोस करेंगे और कैसे रिपेयर करेंगे। अब हम दूसरे बोर्ड से सिल्वर IC निकालते हैं ये वाली और दूसरी डालते हैं। ये क्रैक थी कॉर्नर से, हमने पहले देखा ही था स्टार्ट में जब क्लीन कर रहे थे, लेकिन फिर भी ध्यान चला गया था इस पर कि ये शॉर्ट भी कर सकती है, जिस वजह से अभी डायग्नोस करे तो पता चला कि इसमें शॉर्टिंग थी क्रैक होने की वजह से। इसको निकाल लिया है। देखिए हमने फिर IC को रिवॉल्व नहीं किया है क्योंकि वही है हैंड स्किल जो मैंने आपको पहले बोला था कि अगर आपकी हैंड स्किल थोड़ी अच्छी है तो ये सब छोटी छोटी IC आपको रिवॉल्व नहीं करेगा, बॉल टू बॉल उठ के लग जाती है, ये कोई इशू नहीं है। मैं आपको फ्लक्स मेंशन कर लूँगा कौन सा फ्लक्स मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये जो फ्लक्स मैं यूज़ कर रहा हूँ जो मुझे लगता है अच्छा फ्लक्स है, रिलाइफ का फ्लक्स यूज़ कर रहा हूँ। रिलाइफ का मॉडल नंबर है RL428, RL428। ये रिलाइफ का पेस्ट में यूज़ कर रहा हूँ। अब हम फिर से बूटिंग चेक करेंगे कि बूटिंग हमारे बोर्ड की नॉर्मल हुई है कि नहीं हुई है इस बार। अगर बूटिंग नॉर्मल हो गई तो हम CPU बिठाएंगे, अगर नॉर्मल नहीं हुई तो आप क्या करेंगे, जो सिल्वर ऐसी गर्म हुई थी अगर वो फिर से गर्म होती है तो हम उसके GR चेक करेंगे कि कोई इंटरनली ट्रैक तो शॉर्ट नहीं है, लेकिन पहले चेक करते हैं। इस बार बूटिंग नॉर्मल हो गई है हमारे फ़ोन की। अब बूटिंग आ गई है 16 मिली एम्पियर पे फ़ोन स्टक है। इसका मतलब अब फ़ोन के अंदर, वो मदरबोर्ड के अंदर शॉर्टिंग नहीं है। पावर IC हमारे जो हमने फर्स्ट टाइम बिठाई थी, मैंने आपको बोला था कि जितना क्लीन वर्क करेंगे उतना आपको रिपीट वर्क नहीं करना पड़ेगा। तो पावर IC का भी कुछ फॉल्ट है नहीं इसके अंदर, फ्लक्स काफ़ी लगा हुआ है, ये तो क्लीन कर लेंगे हम। अब हमारी बारी है CPU बिठाने के लिए, क्योंकि अब हमारा पावर IC ओके हो चुका है, उसकी बूटिंग नॉर्मल आ चुकी है। 16 मिली एम्पियर की बूटिंग इस बार हमें मिली है। तो अब हम डालेंगे CPU के लिए देखो मैं X फ्लक्स लगा रहा हूँ, X टाइप में लगा रहा हूँ। इससे क्या हो रहा है कि जब आप हिट करेंगे तो ये फ्लक्स चारों साइड प्रॉपर पहुंच जाएगा, कोई इशू नहीं है। फ्लक्स आप ये जो यूज़ कर रहे हैं, मैंने बताया रिलाइफ का RL428 है। ये बिठाने से पहले CPU में अगर कुछ ग्लू वगैरह लगा, जो कचरा वगैरह लगा है तो आपको क्लीन कर लेना है उसको। नहीं तो क्या होता है, कोई एक बॉल भी अगर नहीं बैठी और वो बॉल काम की रही, रीसेट रही या I2C रही या XYZ कोई भी काम की बॉल रही, तो इशू आ सकता है। कोई नहीं, अब CPU बिठाएंगे। इसके लिए अलाइनमेंट के लिए तो आप देखो साइड से इसको देख नहीं सकते हो आप, तो आप अपने हिसाब से जो दिख रहा है चारों बाजू आप ठीक रखिए, क्योंकि साइड से अलाइनमेंट इसका दिखेगी नहीं, क्योंकि लेयर लगी हुई है, लेयर से आप देख नहीं सकते हो। अलाइनमेंट आप बस देख के कर लो कि जितना ये साइड कंपोनेंट से गैप है उतना ही कंपोनेंट वो साइड से गैप रहना चाहिए।
बस यही चीज़ आप कवर कर सकते हो, तो यही चीज़ देख लो आप। अब जो CPU बिठाने का टेम्परेचर है वो हम यूज़ करेंगे 340 और 40। 340 टेम्परेचर रहेगा, एयर रहेगी 40 50, 40 रखो 50 रखो, कोई इशू नहीं है। इसमें बिठाने का ट्रिक क्या है कि अभी देखो हम 10 सेकेंड तक का मन में काउंट करना है। 10 सेकेंड तक का प्रॉपर CPU के बीचों बीच हीट मारेंगे। 10 सेकेंड में क्या आएगा, हमारा कोई एक आध बॉल बीच का मदरबोर्ड पे चिपक जाएगा। उसके बाद में हमको शेक करते हुए ब्लोअर को बिठाना है। देखिए अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह हीट मार रहा हूँ मैं। क्यों? 10 सेकेंड तक का। उसके बाद में क्या होगा कि जब मुझे लगा कि CPU एक आध बॉल CPU के बैठ गए रहेंगे, तो उसके बाद में मैं शेक करना चालू कर दूँगा। अभी बीचों बीच अभी ब्लोअर शेक नहीं कर रहे हैं। 10 सेकंड तक का होल्ड करके ऐसा लगता है कि अगर एक आध बॉल मेल्ट हो गया रहेगा, उसके बाद में शेक चालू करेंगे। ये ट्रिक है, बीचों बीच हीट मारना है आपको, साइड में कहीं भी नहीं हीट मारना है। 10 सेकंड से 15 सेकंड आप कर सकते हो। आपको ऐसा लगता है कि अब देखिए हर ब्लोअर का टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा अलग रहता है। आप उसको कैलिब्रेट करके पहले चेक कर लो कि आपके ब्लोअर में कितनी टेम्परेचर आ रही, क्या आ रही है, उसके अकॉर्डिंग आप चलो। नोज़ल में यूज़ करो, यहाँ पे 10 mm नोज़ल है। नोज़ल विदाउट नोज़ल ना करें, और जितना हो सके ना आप CPU जब बिठाएं तो माइक्रोस्कोप के अंदर ही बिठाएं, माइक्रोस्कोप के विदाउट ना बिठाएं। क्यों? माइक्रोस्कोप से आपको काफ़ी अच्छी क्लैरिटी दिखेगी, अलाइनमेंट दिखेगा, छोटी छोटी सी अलाइनमेंट दिखेगी आपको कि अगर आपकी आईसी थोड़ी टेढ़ी है, क्रॉस है, क्या है, तो आपको माइक्रोस्कोप में बेटर रिजल्ट मिलेगा, बेटर व्यू मिलेगा। जिस वजह से आप CPU बिठाते टाइम पे आप या पावर IC बिठाते, कोई भी IC बिठाते टाइम पे आप माइक्रोस्कोप ही यूज़ करो। आपको कंफर्म कैसा आएगा कि मेरी CPU बैठ चुकी है? चारों साइड से फ्लक्स है ना बाहर आना चालू हो जाएगा। चारों साइड से जब हल्के हल्के फ्लक्स बाहर आना चालू हो जाए तो आप समझ लेना कि अब आपको, अभी देखो मेरा ट्विज़र देखो, ट्विज़र कहीं और था, अभी तक ट्विज़र लेके नहीं गया था। अब जब फ्लक्स बाहर आने लगा तब मैं लेके जाऊंगा, चेक करूंगा, शेक करने के लिए ऐसी कोशिश करूंगा कि अब शेक हो रही कि नहीं हो रही। नहीं हो रही तो प्रेशर नहीं करना है और वेट करना है। यहाँ से देखिए एक कंपोनेंट निकला हुआ है, उसका ग्लू क्लीन करके चेक कर लेंगे कि क्या है वो, कैपेसिटर है कि कोई रजिस्टर है। अगर कोई कैपेसिटर है जो ग्राउंड से कनेक्टेड है तो चल जाएगा, लेकिन अगर वहाँ पे कोई रजिस्टर निकला तो आप वो लगानी पड़ेगी। वो ये हो सकता है जब हम CPU उठा रहे थे तो उसके दौरान निकल गया रहेगा ब्लेड से, क्योंकि हम यहीं से ब्लेड डाल रहे थे। तो इसको कंफर्म कर लेंगे मल्टीमीटर से, या तो डायग्राम में चेक कर लेंगे डायग्राम में क्या लगा है। वो डायग्राम में अगर कैपेसिटर लगा है, ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो कोई इशू नहीं है। चेक करेंगे कि हमारा फ़ोन की बूटिंग क्या है। CPU लगाने के बाद हार्ड डिस्क तो जिसने किसी ने निकाली नहीं थी इसकी, या फिर से हमारी बूटिंग क्या हो रही है फ़ोन की। इसमें आप जब ये जंपर लगा रहे हो तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि आपका जंपर कोटिंग वाला रहना चाहिए। अगर कोटिंग नहीं है उसके ऊपर, उस वायर पे, तो आपका बोर्ड शॉर्ट हो सकता है, क्योंकि ये 4 वोल्ट की लाइन है। अगर 1.8 पे कहीं पर भी शॉर्ट हो गई तो ये शॉर्ट हो सकता है। तो देखो जितना हो सके कोटिंग वाला ही आप जंपर यूज़ करें, और जंपर थोड़ा हैवी रहना चाहिए, थोड़ी जाड़ी जंपर रहनी चाहिए। पतली जंपर पे फ़ोन ऑन नहीं होगा। ऑन करके बूटिंग चेक करते हैं कि क्या है क्या नहीं। अभी हमारा फ़ोन नॉर्मल बूटिंग पे आया है।
फ़ोन नॉर्मल बूटिंग पे आ गया है हमारा। इसको हमें डिस्प्ले लगा के कन्फर्म करना पड़ेगा। फ़ोन हमारा वैसे नॉर्मल बूटिंग पे आ गया है। डिस्प्ले लगाते हैं और फिर चेक करते हैं क्या है फ़ोन की कंडीशन। सिंगल बोर्ड इसका ऑन हो जाता है, कोई इशू नहीं है। जंपर ऑलरेडी लगा हुआ है। चेक करते हैं ऑन करके कि क्या है क्या नहीं कंडीशन है फ़ोन की। एप्पल आया और बंद हो गया। ये तार निकल गई है, फिर से सोल्डर करना पड़ेगा। तार निकल गई थी इसके लिए एप्पल आके बंद हो गया। सोल्डर करते हैं फिर से चेक करते हैं। फिर ये सोल्डर हो गया। फिर से पावर ऑन करते हैं, देखते हैं अब क्या होगा। ऑन करते हैं, चेक करते हैं फिर से। सिंगल बोर्ड ही ऑन हो रहा है, अपर बोर्ड तो साइड में रखा हुआ है। इमरजेंसी पे क्लिक किया चेक करने के लिए। फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, फ़ोन बंद हो गया। ये रीज़न होती है, जो तार लगी है ना, ये तार की थिकनेस कम है। तार की थिकनेस जब कम रहती है तो प्रॉपर पावर डिलीवर नहीं हो पाता है, जिस वजह से देखिए जब फ़ोन को मैं इमरजेंसी पे क्लिक कर रहा हूँ तो फ़ोन को और ज़्यादा करंट लग रहा है चलने के लिए, लेकिन उतनी प्रॉपर करंट डिलीवर नहीं हो पा रही, जिस वजह से फ़ोन स्विच ऑफ हो जा रहा है सीधा। फिर से देखिए ऑन किए हैं, आप लोग थोड़ी तार की जो थिकनेस है थोड़ी जाड़ी यूज़ करो। देखो फिर फ़ोन बंद हो गया, कोई इशू नहीं। क्या करेंगे हम, इस तार को ना डबल कर लेंगे। जो तार लगी हुई है इस तार को हम डबल कर लेंगे। यहाँ से जो क्लिप पे लगी हुई है, क्लिप से सोल्डर निकाल के इसी सिरे को हम मदरबोर्ड पे जोड़ देंगे, डबल हो जाएगा। और जो डबल वाला हिस्सा रहेगा पीछे का हिस्सा, उस हिस्से को हम क्लिप पे सोल्डर कर देंगे, जिससे कि तार की थिकनेस 2 गुना बढ़ जाएगी। अभी क्लिप से निकाल लेते हैं हम पहला। कई बार आप अगर चेक करो फ़ोन को और आप सिंगल वायर मारे हो चेक करने के लिए, और अगर फ़ोन ऐसा स्विच ऑफ होता है तो आपको तार की थिकनेस थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, थोड़ी हैवी तार लेनी पड़ेगी। ये हो गया, डबल साइड तार लग गई है। अब जो तार का लास्ट वाला हिस्सा है उसको हम क्लिप पे कर देंगे। ये क्लिप पे सोल्डर कर रहा हूँ। अब देखिए डबल तार लग चुकी है। अब ऑन करके देखते हैं। देखिए फ़ोन हमारा फिर चालू हो रहा है। आज की जो वीडियो थी इसमें सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैंने बता दिया हूँ कि कैसे आपको डायग्नोज कैसे करना है, क्या CPU का टेम्परेचर था, क्या पावर का टेम्परेचर था,
क्या टेम्परेचर पे हमने पावर निकाला है, क्या प्रोसीजर है, क्या प्रोसीजर नहीं है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी, नेक्स्ट वीडियो में भी मिलते हैं हम आपसे जल्द, फिर एक नई वीडियो लेके हाजिर रहेंगे। बाकी सब अपना प्यार दिखाते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए चैनल को। नेक्स्ट वीडियो फिर आईफोन की अपलोड होगी।